नमस्कारः। अद्य संज्ञाप्रकरणस्य अन्तर्गते तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं सूत्रस्य अध्ययनं करिष्यामः। छात्रों, संज्ञा प्रकरण चल रहा है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत आज हम सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम का अध्ययन करेंगे। सूत्र के अंतर्गत छात्रों, जो एक महत्वपूर्ण विषय है उच्चारण स्थान, जिसके विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा आभ्यंतर प्रयत्न का भी अध्ययन हम आज के प्रसंग में करने जा रहे हैं। तो छात्रों, सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम। मेरे साथ इसका एक बार अनुवाचन करेंगे। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम। छात्रों, सूत्र में तीन चीजें देखने के ये योग्य हैं। तुल्य, अस्य प्रयत्नम और चौथी चीज है सवर्णम। तुल्य से अभिप्राय दो चीजों का तुलना करने से लेकर के है। तुलना दो चीजों की कर रहे हैं, किनकी? प्रयत्न की, और उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा। और इसके विशिष्ट अर्थ को समझने के लिए इसकी वृत्ति को हम देखते हैं। क्या कहते हैं इसकी वृत्ति में? देखिए, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। एक बार फिर देखिएगा। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्न चेत्ये तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। क्या कह रहे हैं? सूत्र इसका अभिप्राय समझ लीजिए। तालु आदि जो उच्चारण स्थान है, छात्रों इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। 8वां जो उच्चारण स्थान है उन्होंने उरस को माना है। वैसे तो 7 उच्चारण स्थान है, पाणिनीय शिक्षा में भगवान पाणिनि ने उरस को भी 8वां उच्चारण स्थान माना है। तो जो तालु आदि जो उच्चारण स्थान हैं तथा आभ्यंतर प्रयत्नों की जो बात कर रहे हैं, तालवादी जो उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न हैं, इनमें ये दोनों जिस वर्ण के समान हो, अर्थात जिस वर्ण के समान हो, वे वर्ण परस्पर सवर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण परस्पर क्या कहलाते हैं? येन तुल्यम तन्मिथ सवर्ण संज्ञम स्यात्। उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। किन किन वर्णों की हो जाती है? एक बार फिर देखिएगा। तालवादी स्थानमाभ्यंतर प्रयत्न चेत्ये तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और केवल आभ्यंतर प्रयत्न समान हो, उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा, परस्पर उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। सवर्ण संज्ञा से अभिप्राय इन्होंने ये बता दिया, ये इनकी सवर्ण संज्ञा होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि सवर्ण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है, तो हम उत्तर बताएंगे तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र के द्वारा सवर्ण संज्ञा का विधान किया जाता है। अब छात्रों, ये तो बात इन्होंने बता दी कि इस सूत्र के द्वारा ये कार्य होता है। अब इसके बाद एक वार्तिक था रील वर्णयोर मिथ सावर्णम वाच्यम। ये चूंकि वार्तिक था, वार्तिक इस नियम से थोड़ा इतर एक अपनी बात स्थापित कर रहा है। चूंकि री और ली वर्णों का न तो उच्चारण स्थान समान है, न प्रयत्न की दृष्टि से ये समान है, फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। रील क्यों होगी? क्योंकि एक अलग से वार्तिक इस चीज के लिए उपस्थापित किया गया। ऋकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ऋकार का उच्चारण स्थान दंत। ये हम आगे पढ़ेंगे। ऋकार का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, और ऋकार का क्या है? दंत। न तो ये उच्चारण स्थान की दृष्टि से समान है, फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। और सवर्ण संज्ञा होने का क्या परिणाम आएगा? री को मानने के होने वाले कार्य भी री को होंगे और री को मानने होने वाले कार्य भी ऋकार को होंगे। इसलिए एक वार्तिक के माध्यम से इसको समझाया है। वार्तिक चूंकि दिया है, इसलिए इनको सवर्ण संज्ञा का विधान माना जाता है। री वर्णयोर मिथ सावर्णम वाच्यम के द्वारा। यहां तक सबको कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को कोई शंका हो या इस यहां तक के विषय में, तो आप पूछ सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखिएगा। कोई जिज्ञासा फिर भी रह जाए
तो मुझे मैसेज के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। अब छात्रों, महत्वपूर्ण विषय है जो वो उच्चारण स्थान का आता है। व्याकरण शास्त्र का जो उच्चारण स्थान की पद्धति है वो पूर्णतः वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरी उतरती है। आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी वो उतनी प्रासंगिक है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है। विश्व के सभी भाषा वैज्ञानिक इस पद्धति से पूर्णतया सहमत भी हैं। देखिए, अब हम उच्चारण स्थानों का अध्ययन करेंगे। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर हम बता चुके हैं कि उच्चारण स्थान 8 होते हैं। अब उच्चारण स्थान तो 8 होते हैं, किंतु ये फॉर्मूला हमें बताया गया लघु सिद्धांत कौमुदी में इसमें हमने 11 इन याद करने के तरीके के माध्यम से हम इनको याद किया। तो कई छात्र कह देते हैं गुरुजी उच्चारण स्थान 11 होते हैं। 11 नहीं होते, 11 तो इनको याद रखने की एक पद्धति का क्रम है। जबकि चूंकि दंतोष्ठ दोबारा आ गया, अनुस्वार ये जब नासिका का 2 बार आ जाता है, इसलिए इनका कंठ तालु का 2 बार आ जाता है, इसलिए इनके उच्चारण स्थान तो कुल 8 है। 11 तो इनको याद रखने का एक नियम है। तो हम इस नियम की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस शब्द का, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होता है। पहले हम देखेंगे अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। पहला जो फॉर्मूला है वो देखिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अब ऐसे सबको समझ में आता है आकार का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कु से अभिप्राय क वर्ग से है। कु से अभिप्राय छात्रों क्या है? क वर्ग से है। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। एक बार मैं इसको बोर्ड पर लिख देता हूं, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, कु से अभिप्राय क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, घ। ये क वर्ण से अभिप्राय है। कु से अभिप्राय ककार, खकार, गकार, घकार और यकार से है। ये से 5 वर्णों को कु से अभिप्राय है। और हकार का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। किस किस का समझ लीजिए एक बार फिर। अकार का, क वर्ग से अभिप्राय इन 5 वर्णों से है। हकार का और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसको फिर समझ लीजिए, अकार का, क वर्ग का, हकार का और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इन शब्दों वर्णों को कंठ से बोला जाता है। अब अगला देखते हैं हम, जो दूसरा सूत्र याद रखने का है। इकार का, च वर्ग का, यकार का और जो तालवादी शकार होता है, शकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। इकार का, च वर्ग का, यकार का, शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है। छात्रों, एक विशेष बात यह है, यहां पर 3 प्रकार के श होते हैं। एक ये होता है, इसको तालुवादी बोलते हैं, और एक ये होता है, इसको मूर्धन्य बोलते हैं, और ये होता है, इसको दंतेश बोलते हैं। इन तीनों से अभिप्राय आपको समझना होगा। 3 प्रकार के शकार हैं। ये हो गया तालवादी शकार, ये मूर्धन्य शकार और ये दंत सकार। अब छात्रों, इकार का इसी प्रकार च, छ, ज, झ, य, च वर्ग से अभिप्राय च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान तालु होता है। यकार का और शकार का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब आगे चलते हैं। रिकार का, ट वर्ग का, ट, ठ, ड, ड, न, टू से अभिप्राय ट, ठ, ड, ड, न, और रकार का और मूर्धन्य शकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। मूर्धा से जो बोले जाते हैं वो वर्ण है रिकार, ट वर्ग, रकार और मूर्धन्य शकार। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। अब हम अगले सिद्धांत पे चलते हैं। तो लृ से अभिप्राय ल और लृ से अभिप्राय ल का, त वर्ग से तू से अभिप्राय त, थ, द, ध, ना। लकार का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इन वर्णों को दंत के यहां से बोला जाता है। अब अगला जो सिद्धांत है वो है उकार का, पकार का और उपपद मान्य का उच्चारण स्थान। उपपद मान्या नाम ओष्ट होता है, होठ होते हैं अभिप्राय, ये होठ से बोले जाते हैं। अब छात्रों, जिज्ञासा होती है गुरुजी कि ये उपपद मान्य क्या होता है? उपपद मान्य छात्रों ये होता है, मैं आपको बता दूं, उपपद मान्य जानना भी बहुत आवश्यक है। उपपद मान्य होता है, ये अर्ध विसर्ग होता है। हम वर्णमाला का जब प्रकरण पढ़ेंगे
पे और फे के आगे ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह लग जाए तो उसको उपपद मानिए कहते। जो चीजें होती हैं उपपद मान्य और जीवा मूल्य, क और ख के आगे यदि अर्ध विसर्ग लग जाए तो ये जीवा मूल्य हो जाता है, और पे और फे के यदि आगे लग जाए तो उपपद मानिए ये हो जाता है। तो उकार का, पे वर्ग का और उपपद मानिय का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब छात्रों अगला जो सिद्धांत है वो ये है यम गणना नाम नासिका च, प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। च से अभिप्राय, चूंकि तकार का उच्चारण स्थान तथ का दंत होता है, लेकिन नकार का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। अब अगले सूत्र पे हम चलते हैं। ए दे तो कंठ तालु, एत और ऐत का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ए दे तो से अभिप्राय ये है ए का और ऐकार का दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। इसी प्रकार ओ दो तो कंठोष्टम, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओकार का और ओत और औत, ये दो चीजें हैं यहाँ, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ। ओ दो तो कंठोष्टम। वकार से दंतोष्टम, जो वकार होता है उसका दंत और ओष्ठ होता है। जीवामूल्य से जीवामूलम, जीवामूल्य की जब हमने बात करी थी मैंने बताया था जिस प्रकार से पे को उपपद मानिए बोलते हैं उसी प्रकार से जीवामूल बोलते हैं। कै और ख के आगे यदि ये अर्ध विसर्ग लग जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीवामूल्य। जीवामूल्य से जीवामूल, जीवामूल्य का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीवा का मूल भाग, जीवामूलम। और अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार सभी समझते हैं, ये जो चिन्ह होता है प्रत्येक वर्ण के ऊपर जो लगता है इसको अनुस्वार का चिन्ह बोलते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिकानुस्वारस्य। क्या होता है? नासिका अनुस्वारस्य। नासिका का उच्चारण क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार, क्षमा कीजिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। ये जो चिन्ह है अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान होता है नासिका। ये छात्रों उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमने प्रत्येक वर्णों को विभाजित किया, किस किस का उच्चारण स्थान क्या क्या होता है। अब इसके बाद हम करेंगे प्रयत्नों के विषय में चर्चा। प्रयत्न और यत्न संस्कृत के जो मूल पाठ है इसमें यत्न लिखा हुआ। यत्नों से अभिप्राय प्रयत्न से ही है। प्रयत्नों को यत्न कहते हैं, यत्नों को प्रयत्न कहते हैं। बोलने का जो सफलतापूर्वक प्रयास किया जाता है उसको यत्न कहते हैं अथवा प्रयत्न कहते हैं। संस्कृत सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लघु सिद्धांत कौमुदी में इनको दो भागों में विभाजित किया है। अब आप इसकी मूल प्रकरण को देखिए। यत्नो द्विधा, यत्न कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर और बाह्य। बिल्कुल सरल है। अब अगला जो मूल पाठ है उसमें देखिए लिखा, लिखते हैं आद्य पंचदा। आद्य से अभिप्राय जो प्रथम है आभ्यंतर, केवल हम इन्हीं का अध्ययन आज के प्रकरण में करने जा रहे हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कौन से होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं इनका नाम देख लीजिए। ये संयुक्त लिखा हुआ है, चूंकि देख लीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। 1 नंबर का है ये स्पृष्ट, ये है 2 नंबर का ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत। 1 नंबर स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। इस प्रकार से 5 प्रकार से इनका विभाजन किया हुआ है। कौन कौन से होते हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत के भेद से इनको 5 भागों में विभाजित कर रखा है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में के अनुसार इनको 4 भागों में भी विभाजित कर रखा है। वो अन्य विषय है, उसका चर्चा अन्य विषय पे हम जब करेंगे तब करेंगे। स्पष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत के भेद से हमने इनको बांटा है। अब जिज्ञासा ये होती है कि गुरुजी स्पृष्ट कौन से होते हैं, ईषद स्पृष्ट कौन से होते हैं, विव्रत कौन से होते हैं, संव्रत कौन से होते हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। अब छात्रों सबसे पहले आता है स्पृष्ट। स्पृष्ट यत्न में कौन कौन से वर्ण समाहित होते हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अब आगे का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये पता बताएंगे कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्पर्शों से अभिप्राय है
कादयो मावसाना स्पर्शः, मतलब जो 5 वर्ग हैं, कु चू टू तू, कु चू टू तू पू, ये जो है, ये जो वर्णमाला के जो 5 ये हैं, कु चू टू तू पू, स्पर्श इनको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा। जैसे क वर्ग, जो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, कु चू टू तू पू, प वर्ग, ट वर्ग, ये 5 वर्ग जो होते हैं उनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो स्पृष्ट में जो आते हैं वो 5 वर्ग आ जाते हैं, स्पर्श वर्ण उसी में समाहित हो जाते हैं। दूसरा आता है ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्ट से अभिप्राय है जो अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण अगले जब प्रकरण आएगा उसमें बताएंगे। यणो अंतस्थः, अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब यण प्रत्याहार के बारे में बताया था। यण प्रत्याहार होता है यणो अंतस्था। अंतस्थ वर्ण होते हैं य व र ल, और ये किस प्रयत्न के अंतर्गत समाहित होते हैं? ये होते हैं ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट जो प्रयत्न होता है उसमें यण आता, यण प्रत्याहार आता है य व र ल। अब छात्रों अगला जो है वो है ईषद विव्रतम ऊष्मणाम। ईषद जो विव्रत है वो ऊष्म वर्णों का होता है। अब ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? शलोष्माण है, ये आगे आएगा। तीनों तो शे आ जाएंगे, श, मूर्धन्य, तालव्य और दंत्य और हकार। ये चारों हो जाते हैं ऊष्म वर्ण। इन चारों की क्या संज्ञा होती है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्णों का होता है प्रयत्न ईषद विव्रत प्रयत्न। अब छात्रों आगे चलते हैं हम इसी प्रकरण में। विव्रतम स्वराणाम, सवर्णो विव्रतम, विव्रत जो प्रयत्न है उसके अंतर्गत सभी स्वर समाहित होते हैं। स्वर में अच प्रत्याहार पूरा आ जाता है। अच जो प्रत्याहार है वो उसमें समाहित हो जाता है। अच प्रत्याहार इसमें समाहित हो जाता है। रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तु विव्रतम। इस प्रकरण में समझने योग्य जो बात है वो ये है, रस्व जो आकार है उसका प्रयोग जब हम करेंगे, सामान्य प्रयोग करेंगे तो उसको संवृत की श्रेणी में हम रखेंगे। और प्रक्रिया दशायाम तु विव्रतम, जब उसकी प्रक्रिया शब्द रूप इत्यादि हम सिद्ध करेंगे तो उसको हम विव्रत ही मानेंगे, मतलब स्वरों में ही रखेंगे, अलग से उसको संवृत नहीं मानेंगे, उसको विव्रत के अंतर्गत ही रखेंगे। केवल सामान्य प्रयोग में तो हम उसको संवृत अलग से विभाजित कर देते हैं, किंतु प्रक्रिया दशा से अभिप्राय शब्द रूप इत्यादि की सिद्धि में हम उसको विव्रत में ही समाहित रखते हैं, अर्थात जो स्वरों के साथ ही उसकी गणना होगी। इस प्रकार छात्रों आज हमने सवर्ण संज्ञा का प्रकरण तथा उच्चारण स्थानों की, ये उच्चारण स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको लेकर के बहुत से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। किसी को भी कोई जिज्ञासा हो हिंदी में अथवा संस्कृत में, मुझे मैसेज के माध्यम से प्रेषित करके पुनः अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। ये अत्यंत संज्ञा प्रकरण के जो प्रमुख विषय है वो उच्चारण स्थान और प्रयत्न और संज्ञा ही है। तो अब चूंकि हम कल के जो प्रकरण है उसमें हम बाह्य जो प्रयत्न हैं 11 हैं और उनका और अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र का अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि इस प्रकरण में किसी को कोई भी संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रकरण है। धन्यवाद।